हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फोरम। आज हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकार, जिनमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को दिए गए हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही आज हम चर्चा करेंगे मार्शल लॉ क्या है, कि मार्शल लॉ सैन्य शासन है वो किस प्रकार लागू होता है, क्या है। आज इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन हम अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक हमारे प्रीवियस में जो वीडियो लेक्चर है उसके माध्यम से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष तथ्यों को हम आज देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 ये मूल अधिकार है। इसमें कहा गया है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों, अन्य अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो हम यहाँ चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत भारत में सैन्य बल है, उन पर संसद ने अधिनियम बनाकर इनके अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया है। जैसे कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, श्रमिक संघों व राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन करने का अधिकार आदि पर रोक लगाई गई है। यानी इस अनुच्छेद के माध्यम से संसद ने सशस्त्र अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि अन्य अधिकारी है, सैन्य अधिकारी है, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह इस प्रकार के सेवा के अधिकारी कोई भी संघ नहीं बना सकते, संगठन नहीं बना सकते, राजनीति में भाग नहीं ले सकते, प्रेस से सामने कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकते, आदि अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 33 के माध्यम से। हम बात करते हैं अनुच्छेद 34 की। तो मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। तो अनुच्छेद 34 के माध्यम से ये कहा गया है कि यदि भारत के किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि सैन्य शासन लागू है तो वहां पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ सैन्य शासन से संबंधित है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। तो संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार दिए गए हैं जिन्हें प्रभावी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग केवल और केवल संसद ही उन पर कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों को उन पर कानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। हम देखते हैं वो कौन कौन से अधिकार है जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग ऐसे अधिकार है जिन पर संसद कानून बना सकती है, विधानमंडल नहीं। तो प्रथम है किसी भी राज्य, केंद्र शासित या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति या निवास की व्यवस्था से संबंधित। अनुच्छेद 16 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति से संबंधित, रोजगार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 32 से संबंधित कोई भी कानून है वह संसद बनाएगी। अनुच्छेद 16 है, इससे भी संबंधित कानून संसद बनाएगी। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 33 के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया है, इससे भी संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है किसी सरकारी कर्मचारी व अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान यदि कोई हानि हुई है तो उसकी क्षतिपूर्ति से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वह भी संसद ही बनाएगी। आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग कि किस क्षतिपूर्ति की राशि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार उससे संबंधित नियम है, ये सारे अधिकार संसद को है। और अस्पृश्यता का अधिनियम यानी छुआछूत को लेकर जो कानून बनाने का अधिकार है वह भी संसद को, अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग। मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग मानव का व्यापार नहीं कर सकते, बलात्सर्म जबरदस्ती हम किसी को बेगारी नहीं करा सकते, जबरदस्ती हम किसी को शर्म नहीं करा सकते। तो उससे संबंधित यदि कोई कानून है तो उसका भी संसद द्वारा ही उसका निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 35 में यह दिया गया है कि ये जो अनुच्छेद है इन पर संपूर्ण अधिकार संसद का है। राज्य विधानमंडल इन पर कुछ नहीं कर सकती, इन पर कोई भी कानून नहीं बना सकती।
केवल और केवल संसद के माध्यम से ही इन पर कानून बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो प्रथम है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ हम देखते हैं केवल वर्ड को, केवल यानी विभेद करने के अन्य आधार हो सकते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान नहीं हो सकता। इसके आधार पर सब समान है, विभेद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी सरकारी सर्विस है उनमें नियुक्ति का अधिकार, लोक नियोजन यानी नियुक्ति का अधिकार, सरकारी सेवाओं में जाने का अधिकार, इसमें सभी को समान अवसर की बात की गई है अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग केवल यह भारतीयों के लिए ही है कि उन्हें विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, निर्बाध रूप से विचरण, भारत में कहीं भी वो आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता केवल भारतीयों को ही दी गई है, विदेशियों के लिए ये सब रोक है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों को शिक्षा, संस्कृति और अधिकार। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, उन्हें अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। यह सुविधा भी केवल भारतीयों को दी गई है कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने धर्म के प्रसार करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों को ही प्रदान किए गए हैं। भारत का जो भी नागरिक है उन्हें यह 5 अधिकार प्राप्त है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे मूल अधिकार जो नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी जो नागरिक है, विदेशी है, उनको भी यह अधिकार प्राप्त है। केवल शत्रु देश के लोगों को छोड़कर जो भारत का जो शत्रु देश है उन देश के लोगों को ये अधिकार नहीं दिए गए हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार है जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो यहाँ प्रथम देखते हैं विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी समान है और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 यह भारतीयों के लिए भी लागू है और विदेशियों के लिए भी लागू है। यह हम देखते हैं कि यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में आकर कोई भी अपराध करता है या उससे अपराध हो जाता है तो कानून के समक्ष सभी समान है। यह उस पर जैसे भारतीय पर कानून लागू होगा सेम उसी प्रकार विदेशी पर भी समान कानून लागू होगा। नेक्स्ट है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 हम ये जो मूल अधिकार है इनको मौलिक अधिकार के वीडियो लेक्चर में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपको इतना ही स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीयों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है और विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो उसके लिए कौन कौन से कानून है जिसके माध्यम से उसको संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 इसके माध्यम से व्यक्ति को जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के माध्यम से शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कुछ मामलों में हिरासत व नजरबंदी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 के माध्यम से यह संरक्षण प्राप्त है। और बलात्, श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध अनुच्छेद 23 के माध्यम से ये कहा गया है कि बलात्, श्रम और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध कहा गया है कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता और जबरदस्ती से श्रम नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक
कारखाना, माइनिंग, खनन आदि में रोजगार नहीं प्रदान किया जा सकता, उनका उससे संरक्षण प्रदान किया गया। यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक जोखिम भरे कार्य में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तो अनुच्छेद 24 में यह संरक्षण प्राप्त है। धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में कहा गया है धर्म की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, यानी टैक्स है उससे में छूट दी गई है। यदि किसी धर्म को, किसी धर्म विशेष को यदि बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें भी टैक्स से छूट दी गई है। और कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेश जारी करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 25 से लेके और अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है। और उस मौलिक अधिकार में यह कहा गया है अनुच्छेद 28 में कि धार्मिक संस्थाओं में यदि कोई भी धार्मिक आदेश जारी किया जा रहा है धर्म विशेष को लेकर तो उसकी भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार ये 11 मूल अधिकार है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि मार्शल लॉ, सैन्य कानून, तो यह भारत के किसी भी क्षेत्र विशेष में लगाया जा सकता है। और यह है जब किसी भारत के किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि अशांति पाई जाती है, नक्सलवाद, अलगाववाद आदि कंडीशन में यह सेना द्वारा लगाया जाता है। इसका संविधान में विशेष रूप से कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह यदि किसी क्षेत्र विशेष में लगाया जाता है तो वहां पर सिर्फ मूल अधिकारों पर ही प्रभाव पड़ता है सैन्य कानून का। ये जो मार्शल लॉ लागू होता है वहाँ केवल मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ की सरकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सरकार या साधारण कानूनी न्यायालय को निलंबित करता है। यह जो क्षेत्र विशेष है उस क्षेत्र विशेष में केवल यह सैन्य कानून लागू होने पर सेना का कानून लागू होता है। वहाँ पर जो सरकार है, जो न्यायालय है वो निलंबित हो जाते हैं। कानून व्यवस्था को भंग होने पर इसे दोबारा निर्धारित किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर सैन्य कानून, यदि कानून व्यवस्था भंग हो गई है तो वहाँ पर सैन्य कानून लगाया जा सकता है। और यदि लगाया जाता है और यदि व्यवस्था नॉर्मल हो जाती है तो सैन्य कानून हटाया जाता है और वहाँ पूर्ववत जो स्थिति है कानून की वह स्थिति वहाँ आ जाती है। वहाँ पर सामान्य कानून वापस लागू हो जाते हैं। यह देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लगाया जा सकता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। ये जो अपने अलगाववादी क्षेत्र है, नक्सलवादी क्षेत्र है, वहाँ पर ये सैन्य कानून की संभावना अधिक होती है। संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं दी गई है सैन्य कानून को लेकर। तो इस प्रकार आज हमने मूल अधिकारों में केवल कुछ विशेष क्षेत्र को लेकर चर्चा की कि भारत के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं और विदेशियों को प्लस भारतीयों को कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। साथ ही मार्शल लॉ, सैन्य कानून किस क्षेत्र में लगाया जाता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम इन पर चर्चा की। और अनुच्छेद 33, 34 और 35 को विशेष रूप से हमने स्पष्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।